जी, क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है क्या? ना बच्चों, चलिए पूछिए सवाल। पहले तो मैं की बता देता हूँ आपको। पहले की बता देता हूँ, फटाफट लिखते चले जाइए अपने पेपर जहां पर आप लोगों ने टिक मार्क किया है। अब डबल वॉइस नहीं आएगी, ठीक है ना। पहला सवाल है, मंदरजा झैल में से कौन सा पट्टों की खराबी है, यानी इसमें एक्चुअली ये पूछना था कि मसल्स जो होते हैं उनमें से कौन सी खराबी है जो विरासत में मिलती है। तो कौन सी है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। पहले का क्या है? सी। दूसरा है, मंदरजा झैल में से कौन सा जोड़ा सही ममासिल है? हिंग जॉइंट बिटवीन वर्टेब्रे, ग्लेडिंग जॉइंट बिटवीन, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन स्कल बोन और फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फेलेंजेस। तो हिंग जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा, सेकंड का जो आंसर है वो है ए। फिर जीनी टाइप यानी जीन टाइप IA IB रखने वाला शख्स ब्लड ग्रुप को AB के तौर पर दिखाएगा। इसकी वजह डैश डैश है, क्या है? कोडोमिनेंस, यानी आंसर बी। और ZW किस्म के जिनसी तायुन में देखा जाता है किस किस्म के, किसके पास होता है ये? जी, प्लेटिपस, स्नेल, कॉकरोच, पिकॉक। डी, मोर, यानी परिंदों के अंदर ZW मैकेनिज्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? दो लंबे यानी टॉल पौधों के दरमियान एक क्रॉस के नतीजे में प्रोजेनी में चंद बोने पौधे यानी डाफ पौधे होते हैं। दोनों वालिदैन के जीनोटाइप क्या होंगे? जी, दोनों वालिदैन के जीनोटाइप्स क्या हो सकते हैं जिसके अंदर दो टॉल पौधों के दरमियान एक क्रॉस के नतीजे में? दो टॉल का मतलब क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आंसर बी है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो बोने पौधे भी होते हैं, यानी जब सेल्फिंग कराई जाती है कैपिटल टी और स्मॉल टी के दरमियान, तब जाके हमको क्या होता है, जो फिनोटिपिक रेशो होता है वो 3:1 होता है, यानी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट, क्या है डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर आपको 1:9:3:1 तनासुब मिलता है तो ये इसकी निशानदेही करता है। किसकी निशानदेही करता है? किसकी निशानदेही करता है? डी, द अलील ऑफ टू जीन आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। मंदरजा झैल में से कौन सा नतीजा बहन भाइयों में नहीं पाएगा? बहन भाइयों में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग, सिबलिंग के अंदर कौन सा? तो वो है लिंकेज। अगर लिंकेज होता है तो नतीजे में क्या नहीं होगा, वो वेरिएशन नहीं आएगा, दो जीन एक साथ रहेंगे। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 8, कभी कभार एक जीन एक से ज्यादा असरात का इजहार कर सकता है, इस रुझान को क्या कहते हैं? तो हमने कहा है कि प्लियोट्रॉफी, ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर एक जीन एक से ज्यादा असरात को शो करता है, तब हम उसको क्या कहते थे? प्लियोट्रॉफी। फिनिलकेटोनूरिया, याद हो रहा आपको, याद होगा वो बीमारी हमने पढ़ा था। उस केस में हमने कहा था कि डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक एक्सप्रेशन वो शो करता है, तो उसको कहा था नंबर ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप, एक से ज्यादा फिनोटाइपिक जाहिर होते हैं। फिर एक रेसेसिव अलील का इजहार कब होता है? जब जब हेटेरोजाइगस कंडीशन ओनली हो, या सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन हो, या F3 नस्ल में, या दोनों हमजिन्स और मुतजाद हासिल हो। रेसेसिव अलील कब एक्सप्रेस होते हैं? जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका आंसर ए है। फिर क्या है, वो किरदार जो पहली फिल्मी नस्ल में यानी पहली फिलियाल नस्ल में होना चाहिए था, और पहली फिलियाल नस्ल में जाहिर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो हमने मेंडल का लॉ पढ़ा हुआ है। मेंडल का जो लॉ था
उसके अंदर वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में ऑब्जर्व होते हैं या F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं, हम उनको कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। यानी इसका आंसर क्या हो गया? बी। फिर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है? दो मुत्तजाद अफराद अगर वो हेटेरोजाइगोट के दरमियान एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में हासिल होने वाले खालिस होमोजाइगस अफराद का फीसद डेड डैश होगा, क्या होगा? हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेशियो आता है वो कैसा आता है? 1:2:1। और अगर दो मुत्तजाद अफराद हैं और उनके हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है तो रेशियो कैसा आएगा? 1:2:1। यानी 1 मतलब 1/4 यानी 25%, 2/4 मतलब 50% और 1/4 मतलब 25%। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया? बी, 50%। फिर हमने कहा कि एंटी रायमन यानी डॉग फ्लावर या डॉग फूल में फूलों के रंग की विरासत के लिए F2 नस्ल में फिनोटाइपिक तनासुब, तो फिनोटाइपिक तनासुब क्या होता है यहाँ पर? एंटी रायमन के अंदर जो हमने पढ़ा हुआ है 1:2:1, यानी आंसर हो गया बी। फिर हमने पढ़ा कि जो विरासत का क्रोमोसोमल नजरिया है वो किसने दिया था? किसने दिया था विरासत का क्रोमोसोमल नजरिया? सटन एंड बोवेरी, बी। फिर उसके बाद क्या है? विरासत के क्रोमोसोमल थ्योरी की तजुर्बाती तस्दीक किस साइंसदान ने की? साइंसदान कौन है? मॉर्गन। मॉर्गन ने विरासत के क्रोमोसोमल थ्योरी को साबित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर है 15। एक ही क्रोमोसोम पर एक दूसरे के बहुत करीब वाक़े जीन एक साथ मुंतकिल होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो हमने कहा था कि लिंक्ड जीन। दो जीन अगर एक साथ होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर लोकेट करते हैं तो होगा क्या? वो दोनों एक साथ पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, यानी एक साथ उनकी तौरीस होंगी, एक साथ उनकी विरासत होंगी। तब इस तरह के जीन को हम क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन। X0 किस्म का जिनसी तायुन और XY किस्म का जिनसी तायुन, ये किसकी मिसाल है? तो ये किसकी मिसाल है? ये मेल हेटेरोगैमेट। अगर मेल हेटेरोगैमेट होता है, मर्द हेटेरोगैमेटी की ये क्या है? मिसाल है, यानी ए आंसर। और इस बीमारी को मुंतकिल रहे जो होमोजाइगस हालात में मौजूद ऑटोसोमल जीन की वजह से होती है। कौन सी होती है? अल्केप्टोनूरिया, अल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑल ऑफ दिस, तीनों भी रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। 18 नंबर का क्वेश्चन, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिड्स की अलहदगी में नाकामी के नतीजे में क्रोमोसोम्स का फायदा यानी गेन और नुकसान यानी लॉस होता है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी। अगर एक जब क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन होना चाहिए सेल डिवीजन के अंदर, मियोसिस के अंदर प्रोफेस फर्स्ट और प्रोफेस फर्स्ट के अंदर पेचाइटिन फेज होती है, क्रोमोसोम एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं और बाद में जब एनाफेज होती है, एनाफेज के अंदर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो नतीजे में क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी कंडीशन डेवलप होती है, सॉरी पॉलीप्लॉइडी कंडीशन डेवलप होती है, डी। नाउ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के कैरियोटाइपिंग की जाए तो क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन डैश डैश होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? XXY, यानी एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो उस कंडीशन में जो बीमारी होती है वो क्लाइनफिल्टर होता है, फिल्टर सिंड्रोम होता है, जो डी। ऑप्शन क्या है 19 का? डी। फिर टर्नर सिंड्रोम वाली ख़वातीन में इन खसूसियात को देखा गया है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है तो उनमें कौन कौन सी खासी किस तरह के कैरेक्टर दिखाई देते हैं? तो उनमें छोटा बच्चादानी यानी स्मॉल यूटेरस हो जाता है, फिर उनकी जो इब्तदाई बैजादानी है वो भी छोटी हो जाती है, पिस्ता पसमानदा छातियाँ यानी अंडर डेवलप ब्रेस्ट हो जाते हैं। तो ये तीनों भी होते हैं, मतलब डी आंसर इसका सही है। नाउ 21 डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से डैश डैश बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बी। क्वेश्चन नंबर 22
डीएनए और हिस्टोन पर खालिज बरक़ी चार्ज कौन से होते हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। 22 का आंसर सी है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज होता है और जो हिस्टोन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अगर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस की तरतीब डैश डैश हो, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्या हो? ए टी जी, ए टी जी। इसके आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में बेसिस की तरतीब क्या होंगी? क्या होंगी? यू ए सी, यू यू ए सी, क्योंकि एडिनाइन के सामने यूरासिल, थायमिन के सामने एडिनाइन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, एडिनाइन के सामने यूरासिल, एडिनाइन के सामने यूरासिल, थायमिन के सामने एडिनाइन और गुआनाइन के सामने साइटोसिन। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, द अमीनो एसिड अटैच टू द टीआरएनए। अमीनो एसिड टीआरएनए की किस साइट पर मुंसलिक होता है, यानी किस साइट पे जाके अमीनो एसिड ज्वाइन होता है? तो वह है 3 प्राइम एंड। फिर हमने कहा कि इकोलाई में लैक ओपेरॉन कब ऑन होता है? कब होता है? जब लैक्टोज हो और वो जाके कहां पर बाइंड हो जाए? रिप्रेसर पे, यानी ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन कौन है? ए। क्वेश्चन नंबर 26, हिस्टोन प्रोटीन डैश डैश होते हैं? बेसिक, पॉजिटिवली चार्ज। 26 का ऑप्शन है बी। 26 का ऑप्शन क्या है? बी, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, तभी जाके वो निगेटिवली चार्ज डीएनए को अपने ऊपर बाइंड होने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के नीचे देखे जाने पर क्रोमेटिन की साख को मोतियों की तार कहा जाता है, और ऐसा कब दिखाई देता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, हिस्टोन अक्टामर या न्यूक्लियोसोम। तो हमने कहा कि न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स जब एक साथ अरेंज होते हैं तो वो मोतियों की तार की तरह दिखाई देते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। 27 का डी। 28, हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में गलत बयान तलाश करें। हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में क्या गलत है? तो क्या लिख? पहला है इट इज डेंसली पैक, ये डेंसली पैक होता है, ये बात तो सही है। फिर ये डार्क स्टेन होता है, ये बात भी सही है। तीसरी बात क्या है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये बात गलत है। और इसकी नकल तैयार करने में देर, हाँ ये नकल करने में देर तो लगेंगी क्योंकि वो कॉम्पैक्टली पैक होता है, बाद में वो ओपन होता है। तो इसका जो 28 का जो आंसर है वो है सी। 29, ट्रांसफॉर्मेशन का अमल मंदरजा झैल में कौन से एंजाइम से मुतासिर नहीं होता? किससे मुतासिर नहीं होता? डीएनए से तो होता है, क्योंकि डीएनए क्या करता है? डीएनए को ब्रेक डाउन कर देता है। नतीजे में जब डीएनए ब्रेक डाउन हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल नहीं होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का अमल किससे मुतासिर होता है या वो किससे मुतासिर नहीं होता? तो आरएनए से नहीं होता, पेप्टाइडेज से नहीं होता, लाइपेज से नहीं होता। इसका मतलब बी, सी, डी इन तीनों से भी ट्रांसफॉर्मेशन का अमल मुतासिर नहीं होता। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का अमल होता है। अगर आरएनएज भी हो, पेप्टाइडेज भी हो, लाइपेज भी हो, तब ट्रांसफॉर्मेशन का अमल होता है, क्योंकि डीएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है। तो आरएनएस की वजह से डीएनए को कोई नुकसान नहीं है, पेप्टाइड्स की वजह से कोई नुकसान नहीं है, लाइपेज की वजह से कोई नुकसान नहीं है, इसलिए डीएनए बचा रहता है और फिर वो बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर डीएनए एंजाइम हो तो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, नतीजे में ट्रांसफॉर्मेशन का अमल नहीं होता। इसलिए इसका आंसर है सी। 3 कोडॉन जिनके नतीजे में पॉलीपेप्टाइड चेन की तरकीब खत्म हो जाती है, यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन का बनने का अमल है वो खत्म हो जाता है, तो वो कौन है? यूएए, यूएजी, यूजीए। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन इसका सही? 30 का जो ऑप्शन है वो बी। 31, अमीनो एसिड जो कि एक सिंगल कोडॉन के जरिए कोड किए जाते हैं। एक ही सिंगल कोडॉन होता है इनके कोडिंग के लिए। तो अगर आपने जेनेटिक कोडॉन का पूरा चार्ट अगर देखा होगा तो उसमें ये पता चलेगा। तो वो है ट्रिप्टोफैन एंड मिथियोनिन। AUG मिथियोनिन के लिए होता है, ट्रिप्टोफैन के लिए
आई थिंक UUA ऐसा कुछ होता है, तो उसको देख लेना एक बार, आपको करेक्ट मिल जाएगा। लेकिन ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही कोडॉन होता है। 32, क्वेश्चन नंबर 32, इन तगय्युरात में जिनमें किसी एक जोड़े यानी बेस पेयर का इजाफा या हज़फ यानी ऐड करना या निकालना या मुतबादिल शामिल किया जाता है उसे डैश डैश कहा जाता है। पॉइंट म्यूटेशन, ऐसी म्यूटेशन जहां पर एक ही बेस पेयर को अगर आप चेंज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। लीथाल म्यूटेशन क्या होती है? लीथाल म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जिसमें डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। साइलेंट म्यूटेशन वो होती है जिसके अंदर चेंजेस नहीं होते, यानी म्यूटेशन तो होती है लेकिन तब्दीलियां बहुत माइनर होती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, गलत ममासिल जोड़ा कौन सा है? गलत जोड़ा कौन सा है? तो इनिशिएशन कोडॉन AUG है लेकिन साथ में GUG भी लिखा हुआ है। स्टॉप कोडॉन UAA, UAG, UGA, मिथियोनिन, AUG। एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन कहाँ पर होते हैं? mRNA पर होते हैं क्या? mRNA पर क्या होते हैं? कोडॉन्स होते हैं। mRNA पर क्या होते हैं? कोडॉन्स होते हैं। इसलिए 33 का आंसर है D। नाउ 34, ये साबित करने के लिए DNA ही जीनियाती मवाद है। हर्शे और मार्था चेस ने 1952 में तजुर्बा किया था जिसमें उन्होंने कौन से तापकार का इस्तेमाल किया? 32P एंड 35S। क्वेश्चन कौन सा आंसर है इसका? B। 34 का आंसर क्या है? B। नाउ 35, क्वेश्चन नंबर 35, मंदरजा झैल में से कौन सा मज़ाहिर मिसेल्सन और स्टार ने तजुर्बाती तौर पे साबित किया? तो मिसेल्सन और स्टार का तजुर्बा बहुत बड़ा तजुर्बा है, बहुत अच्छे से आप लोगों को मालूम है। उन्होंने नाइट्रोजन N15 और N14 दो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके बताया कि जो रेप्लिकेशन का अमल होता है वो कैसा होता है। तो वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन, C। नाउ 36, क्या है? इसके मुताल्लिक़ का फंक्शन के साथ इन 7 इंजाइम का सही मैच मुंतखब करिए, यानी जो इंजाइम है उसका सही फंक्शन क्या है? तो पहला है DNA पॉलीमरेज, उसका काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ DNA स्ट्रैंड, DNA स्ट्रैंड को बनाना। फिर हेलिकेज, हेलिकेज का काम क्या होता है? जो मैंने ये कहा कि जब DNA का सिंथेसिस करना होता है उस वक्त DNA के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करना होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने की वजह से रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। तो उस वक्त ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने वाला होता है वो होता है हेलिकेज। तो उसको कहा जाता है अनवाइंडिंग ऑफ DNA हेलिक्स। तो ये सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा लाइगेज, लाइगेज का काम क्या है? जॉइन टुगेदर शॉर्ट DNA सेगमेंट, मुख्तसर DNA हिस्सों को क्या करता है? वो जोड़ता है, यानी जिसको हमने ओकाज़की फ्रैगमेंट कहा था। तो इसलिए सारे के सारे सही है। ठीक है। नाउ 37, DNA की नकल सेल के डैश डैश मरहले में होती है। कौन से मरहले में होती है? एस फेज यानी B। जुनैनियाती मालूमात को DNA के एक किनारे से RNA में कॉपी करने के अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, B। फिर एंजाइम DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज डैश डैश शिफ्ट में पॉलीमराइजेशन का अमल करता है। कौन सी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी B ऑप्शन है इसका सही। फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डैश डैश है। स्टार्ट विथ टाटा बॉक्स, ये टाटा बॉक्स या ये बहुत सारे बड़े मतलब ये बहुत अच्छे टॉपिक है लेकिन ये आपके सिलेबस में अभी है नहीं, इसलिए इसमें हमने डिस्कशन नहीं किया। तो इसका आंसर है C। प्रोमोटर रीजन से शुरू होता है और टर्मिनेटर रीजन पे ख़त्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, नकल के दौरान DNA मॉलिक्यूल का वो मुकाम जिस पर RNA पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहा जाता है? आपको याद होगा उसको क्या कहते हैं? प्रोमोटर, ऑप्शन A। 41 का क्या है आंसर? A। हमने पढ़ा था ना, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। रेगुलेटर ये प्रोमोटर से पहले होते हैं जो रेगुलेशन करने का काम करते हैं। रिसेप्टर ये तो हमारे रिप्रेसर की बाइंडिंग साइट है, और इन्हांसर वो होते हैं जो एक्टिविटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर RNA यानी mRNA आमतौर पर इनमें से किन में होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है प्रोकैरियोट, C है यूकैरियोट, और D है बोथ A एंड B।
क्या होगा बताइए, 42 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया खुद प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया। इसका मतलब दोनों भी आंसर सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। यूकैरियोट्स में, नकल में यानी ट्रांसक्रिप्शन में हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए डैश डैश के जरिए ट्रांसक्राइब होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2। 44 मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक अमल में HNRNA के 5 प्राइम यानी इंड पर, आखिर का, यहाँ आखिर का मतलब क्या है, यहाँ पर इंड पर शामिल किया जाता है, तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को क्या कहते हैं? कैपिंग। बी स्प्लाइसिंग क्या है? तो हमने कहा था कि स्प्लाइसिंग वो मैकेनिज्म है जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं, तो इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, उस अमल को कहा जाता है स्प्लाइसिंग। और जब HNRNA होता है तब उसको ब्रेकडाउन से बचाने के लिए पीछे उसके बहुत सारे एडिनोसिन रेसिड्यूज को लगाया जाता है, उस अमल को कहा जाता है टेलिंग, है ना। तो याद रखिए क्या कहा जाता है, इस जहाँ पर मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हैं उसको कहा जाता है कैपिंग। जीन के इजहार के बाज़ाब्ता ये किस किस सतह पर की जाती है, यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कौन कौन सी सतह पर किया जाता है? तो हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन की सतह पर भी होता है, प्रोसेसिंग यानी स्प्लाइसिंग की सतह पर भी होता है, ट्रांसलेशन की सतह पर भी इसको कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो है डी। द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन लैक ओपेरॉन में साख्ती जीनों की तरतीब क्या है? लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ऑप्शन है डी। फिर इर्तिखा के पेलियोंटोलॉजिकल शवाहिद का हवाला इनमें से कौन देता है? पेलियोंटोलॉजिकल स्टडीज अगर हमको करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉसिल्स का, रकाजात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन, ये हमारे लिए होमोलोगस ऑर्गन कहाँ पर? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जननियात का एविडेंस के लिए, और एनालॉगस ऑर्गन जहाँ पर हम ये कहते हैं कि काम तो एक जैसा हो रहा है लेकिन इनका जो एनाटॉमी है वो अलग अलग है। फिर व्हील, चमगादड़, चीता और इंसान, इनके जो अगले जवारे हैं, यानी जो अगर हम इंसान की बात करें तो हाथों की हड्डियां साथ में एक जैसी है, क्योंकि क्योंकि ये बात कही जाती है कि दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर, ये बात समझाई जाती है कि उन्होंने मुश्तरका अजदाद में शरीक हुए हैं। तो 48 का आंसर है सी। 49 एनालॉगस ऑर्गन मुशाबा आज़ा की डैश की वजह से होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी एक काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन, एनाटॉमिकली उनके स्ट्रक्चर अलग थे लेकिन क्योंकि एक ही काम करना है इसलिए उन्होंने एक इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या किया? तब्दील किया, उसको कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नाउ P plus Q ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस मसावात का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जब हमको पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी करना होता है तब, यानी जब हम जेनेटिक्स या किसी भी जीन की बात या अलील की बात अगर हम पॉपुलेशन में कर रहे हैं उस वक्त हार्डी वेनबर्ग की इक्वेशन का क्या करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं, यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए। एंटीबायोटिक मज़ाहम बैक्टीरिया बनना, ये डेड डैश की एक मिसाल है, यानी एंटीबायोटिक मज़ाहम बैक्टीरिया अगर बनना है किसी को तो ये किसकी एग्जाम्पल है? बताइए जल्दी। प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन क्या है? प्री एग्जिस्टिंग। क्यों? वाई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। नाउ उसके बाद है 52 कीड़े डिस्टेंट बिट्यूलेरिया में सनती मेलानिज्म की वजह से किस किस्म का इंतखाब दिखाई देता है? तो हमने कहा था कि यहाँ पर जो इंतखाब होता है वो इंतखाब, तो ये एक पॉइंट था बच्चों, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शन, डिसरप्टिव, ये 3 तरह के कंडीशन हमको देखने को मिलते हैं।
अगर स्टेबलाइजिंग है मतलब दोनों भी जनरेशन, वाइट भी और ब्लैक भी, ये दोनों अगर एक साथ ग्रो हो रहे हैं तो उसको कहा जाता है स्टेबलाइज, यानी उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई, एक पीक उनके दरमियान में बनता है। डिसरप्टिव में क्या बनता है? डिसरप्टिव में ये बनता है कि दो अलग स्पेशीज डेवलप हो रही है, यानी एक तरफ ब्लैक डेवलप हो रही है और एक तरफ व्हाइट डेवलप हो रही है, और दोनों एक अलग सतह पे जा रहे हैं और बाद में उनके दरमियान में क्या हो जाएगा? स्पेसिएशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी जा रही है कि सनती मिलानिज्म की वजह से सिर्फ एक ही मौत, यानी बिस्टन विक्टोरिया की ग्रोथ होने लग गई, वही बचने लग गई, वही जिंदा है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है डायरेक्शनल। किसकी एग्जाम्पल है ये? डायरेक्शनल की एग्जाम्पल है, इसको याद रखिए। नाउ 53, वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी, तवानाई के मुमकिन इब्तदाई जराए में से डेड डैश है, कौन है? डी, यूवी रेज एंड लाइटनिंग, इसकी वजह से वो एनर्जी हासिल करते थे। इसीलिए आप देखेंगे ओपेरन एंड हेल्डी ने जब प्रपोज किया और उसके बाद एक जो मॉडल बना, मिलर ने जो मॉडल बनाया, तो मिलर ने अपने मॉडल में वो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके वहां पर लाइटनिंग, वहां पर यूवी रे का इंतजाम किया, यही बताने के लिए कि ये एनर्जी जो हासिल हुई वहां से हासिल हुई, कहाँ से? यूवी रे से और लाइटनिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 54, किसने ये तजवीज़ पेश की कि जिंदगी की पहली शक्ल पहले से मौजूद गैर जिंदा नामियाती मॉलिक्यूलों से हासिल की जाती है? जी, किसने पेश किया ये? ओपेराइन एंड हेल्डन ने ये बात पेश किया था, और उसको साबित किसने किया? एस.एल. मिलर ने। चार्ल्स डार्विन तो बोलता था नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन क्या बोलता था? नेचुरल सिलेक्शन। और अल्फ्रेड वल्लाक, उन्होंने चार्ल्स डार्विन की सतह पे ही एक और अलग स्टडी किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, ओपेरॉन के मुताबिक, या ओपेरन, ये जो ओपेरन साइंटिस्ट था, उसके मुताबिक मंदर जल में से कौन सा सालमा जमीन की कदीम फिजा में मौजूद नहीं था? ऑक्सीजन, वहां पर मीथेन भी थी, वहां पर हाइड्रोजन भी था, वहां पर वाटर वेपर भी था, लेकिन वहां पर क्या नहीं था? वहां पर जो नहीं था वो ऑक्सीजन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 56, कदीम जमीन पर मुरक्कबात के बनने के अमल की सही तरतीब क्या थी? क्या है सही जवाब? NH3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। डी, पहली जिंदगी का आगाज कहाँ पर हुआ? पानी में, यानी सी। जोग्राफियाई वक्त के पैमाने पर चढ़ती हुई तरतीब पैलियोज़ोइक अहद के अदवार की सही तरतीब की शाख्त क्या है? जी, 58, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, सिल्लोरियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। सी, डेवेनियन पीरियड को ये भी कहा जाता है, ये जो डेवेनियन पीरियड है इसको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है मछलियों की उम्र, यानी ए। नापेद पत्थरों का आबा व अजदाद, जो सिर्फ फल खाता था और पत्थर के हथियारों से शिकार करता था, इनमें से किसे कहा जाता है? जी, 60 का आंसर क्या है? बी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये पत्थर का हथियार बनाता था, लेकिन शिकार वगैरह पत्थर के हथियार से क्या करता था? शिकार करता था, लेकिन खाता था फल। नाउ चार्ल्स डार्विन ने बहरी सफर के दौरान जो जहाज इस्तेमाल किया, या जिस जहाज में वो बैठ के गया, वो कौन सा था? HMS बीगल, HMS बीगल। HMS बीगल, HMS बीगल की स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए और बी दोनों सेम आ गए, इसमें एक था HSM था और एक HMS था, दोनों शायद सेम हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए और बी दोनों भी सही है, अगर किसने ए लिखा है तो ए, जिसने बी लिखा है तो वो भी सही है, ठीक है। नाउ डार्विन के मुताबिक फिटनेस से मुराद क्या है? जी, डी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली डार्विन जब भी फिटनेस की बात करता था तो वो एक तरफ ये बोलता था कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी तौलीदी अमल, अगर किसी के पास फिटनेस है इसका मतलब ये है कि वो एक नई जनरेशन देने की ताकत रखता है, उससे बच्चे पैदा हो सकते हैं, उससे अच्छी नस्ल आ सकती है, उस बात को वो ज्यादातर अपनी फिटनेस की बात करता था। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी हयातियात की तौलीदी तंदुरुस्ती को वो कहता था फिटनेस। 63, अल्फ्रेड वल्लास ने किस जजरे पर काम किया? किस पे किया?
मलाया आर्पिया आर्पी क्या है, आर्कीपेलागो, मलाया आर्कीपेलागो। सी 64 कुदरती इंतखाब का नजरिया किस साइंसदान ने दिया था? चार्ल्स डार्विन। सी 65 मंदरजा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? कौन सा बयान दुरुस्त है? परिंदों और कीड़ों के परों का हमजीन्स अज़ा, इंसानी हाथ और परिंदों के परों एक जैसे अज़ा है, एनालॉगस ऑर्गन है। फिर ह्यूमन हैंड एंड बैट विंग्स आर एनालॉगस, फ्लिपर ऑफ पिंगुइन एंड डॉल्फिन आर एनालॉगस ऑर्गन। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस ऑर्गन है। मतलब ये डॉल्फिन और पेंगुइन ये तो पानी में जाते हैं, तो इनका जो फ्लिपर है वो दो अलग अलग ऑर्गन है, ठीक है। एक के अंदर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो अलग है, दूसरे का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन एक फंक्शन है, पानी में तैरने के लिए उनको दोनों को फ्लिपर लगते हैं। तो वहां पर इनका जो स्ट्रक्चर हुआ है वो एनालॉगस यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। तो ये डी ऑप्शन है। ये इस तरह के आंसर डालने का मकसद ये है कि कुछ चीजें पढ़ाते हुए रह जाती है तो उनको कवर करना होता है, ठीक है। तो ये लिख के रखिए आपके पास इसका आंसर। हल्के रंग के कीड़े यानी ब्रिस्टन बिट्टुलेरिया को इंग्लैंड में इसकी गहरी किस्म यानी ब्रिस्टन कार्बोनीफेरा में तब्दील करना, ये इसकी मिसाल है। किसकी मिसाल है? नेचुरल सिलेक्शन। ए यानी नेचर ने पहले ब्रिस्टन बिट्टुलेरिया यानी वो जो लाइट कलर थे उनको पहले सेलेक्ट किया था, बाद में किसको सेलेक्ट किया? डार्क कलर को। तो ये क्या है? बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन है। लामार्किज्म के मुताबिक लंबी गर्दन वाले जिराफ इसलिए तैयार हुए कि, क्यों हुए तैयार? डी, क्या उनके अंदर क्या हुआ? उन्होंने उसको यूज किए, बार बार वो क्या करते थे? अपनी गर्दन को, जो छोटी गर्दन की थी उसको खींचते थे, यानी पत्ते खाने के लिए वो बार बार अपनी गर्दन को खींचने थे, इसलिए उनकी गर्दनें क्या हो गई? लंबी हो गई। फिर एक कदम बड़ा तगय्युर जिसकी वजह से स्पेसिएशन होती है उसे डेड डेथ भी कहा जाता है। यानी सिंगल स्टेप में अगर लार्ज म्यूटेशन हो जाए, यानी एक एक कदम में या एक स्टेप में बहुत बड़ा अगर आपको तब्दीली दिखाई दे, म्यूटेशन अगर दिखाई दे, तो उसको क्या कहा जाता है? सॉल्टेशन। बी। देन हार्डी वेनबर्ग तवाजुन, जीन के बहाव, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और डेड डेथ की वजह से क्या हो जाता है? मुतासिर हो जाता है। किसकी वजह से मुतासिर होता है? 69 डी। साइमा बेटा मैंने क्या बताया था आपको? याद होगा मैंने कहा था कि हार्डी वेनबर्ग के लॉ को मुतासिर करने वाले फैक्टर्स, याद आ रहा है? जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और लास्ट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नापेद इंसान जो मशरिक़ वस्ता एशिया में 1 लाख या 40,000 साल पहले रहता था, अपने जिस्म की हिफाजत के लिए खाले इस्तेमाल करता था। इसकी दिमागी सलाहियत कितनी थी? 1400। कौन है? बी, नी एंड्रिथालिन, नी एंड्रिथाल मैन। कौन है? नी एंड्रिथाल मैन। बी। फिर 71 जीन क्लोनिंग के दौरान डैड डैश को वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किसको करते हैं? प्लाज्मिड। 71 का आंसर क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल होता है, और चूंकि इसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी खुद होती है, तो इसको हम एज अ प्लाज्मिड, इसको हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। फिर ज़राअत में बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अहम मकसद क्या है? जी, ए। 72 का आंसर क्या है? ए, पौधों को कीड़ों से बचने वाली अकसाम पैदा करना, यानी हमने क्या किए? पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बनाए। फिर क्वेश्चन नंबर 73 मंदरजा झैल में से कौन सा ऑर्गेनल जुनेनियाती इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको इस्तेमाल करते हैं ए, प्लाज्मिड। इसको याद रखना है बार बार, प्लाज्मिड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन से साल में शुरू किया गया था? सी 1990। आरएनए इंटरफेरेंस में डेड डैश में मदाखलत में मदद करता है। किसमें करता है? सी, सेल डिफेंस के मैकेनिज्म में काम करता है। 4 साल की जो बच्ची थी उसके जिस्म के अंदर उसकी जीन थेरापी की गई, तो पहली क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या थी उसकी? क्या है? अरे ए, एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी के अंदर उसको इस्तेमाल किया गया।
जुनूनियाती इंजीनियरिंग के जरिए कौन सा जरासीम इंसुलिन की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है? सी, एस्चेरिशिया कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है। नाउ 78, बंदिशी खामरों को कहाँ से हासिल किया जाता है, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से हासिल किए जाते हैं? बैक्टीरिया से। 79, डीएनए मॉलिक्यूल के इख्तिताम से एक वक्त में न्यूक्लियोटाइड को हटाने वाले खामरों की डेड डैश कहते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने का वन एट अ टाइम फ्रॉम द एंड, एक एंड से एक सिरे से करने वाले कौन है? नहीं, 79 का क्या है? नहीं, बी, एक्सोन्यूक्लियस। याद आ रहा है क्या मैंने कहा था? इंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो बीच में कट करते हैं, और एक्सोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो एक सिरे से कट करते आते हैं। बी आंसर है 79 का। नाउ टैक, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डेड डैश बैक्टीरियम से हासिल किया जाता है। कौन से बैक्टीरिया से हासिल करते हैं? 80 ए, थर्मस एक्वेटिकस। नाउ व्हाट इज मीन बाय बायोपायरेसी? बायोपायरेसी का ताल्लुक मंदरजा झैल में से किससे है? डी, तीनों से है। ट्रेडिशनल नॉलेज से भी है, यानी रिवायती इल्म से भी है, बायोमोलिक्यूल, बायो रिसोर्सेज, आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम बायो रिसोर्सेज और बायो रिसोर्स, इनसे तीनों से भी है। मतलूबा ख्वास पौधे और जानवरों, इनमें किस टेक्निक का इस्तेमाल करके की जाती है, यानी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर कौन से वाली मेथड के जरिए की जाती है? ए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मंदरजा झैल में से कौन सी स्टेप पीसीआर की है? पीसीआर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर डी, तीनों भी स्टेप्स होती है। डीनेचुरेशन होता है, डीएनए को सेपरेट करते हैं, एनिलिंग, प्राइमर जाके डीएनए को बाइंड होता है, एक्सटेंशन, टैग डीएनए पॉलीमरेज आता है और उस स्मॉल प्राइमर का इस्तेमाल करके डीएनए को इलोंगेट करता है। जी। 84, जुनूनियाती इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाला टीआई प्लाज्मिड डेड डैश से हासिल किया जाता है। डी, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियन। तो सुबह में जब मैंने ये बताया था कि टी डीएनए मिलता है, तो वहां पर मैंने लिखना चाहिए था कि टी आई प्लाज्मिड, लेकिन वो रह गया, इसलिए आप इसको याद रखिए कि उसको कहा जाता है टी आई प्लाज्मिड। फिर क्वेश्चन नंबर 85, एक टेक्नोलॉजी जिसका मुतनाज़ा मामलात को हल करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसे मामला जहां पर झगड़ा, लफड़ा, कत्ल, गारतगिरी, इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, कौन है? जी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करना होता है एक्चुअली। यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा ए एंड बी, क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मदद मिलती है, इसलिए जो आंसर है वो है डी, बोथ बोथ ए एंड बी। ठीक है। नाउ द सपोर्टिंग पीएनएस में माइलिन शीट बनाने वाले माविन खलियात को क्या कहा जाता है? शॉन सेल। डी। 87, सीएनएस के बाहर वाक़ न्यूरॉन सेल बॉडीज के मजमूए को डेड डैश कहा जाता है। डी, गैंग्लियन। जब वो एक साथ आके जुड़ते हैं तो बंच बनाते हैं और उस बंच को क्या कहते हैं? गैंग्लियन। प्रोटीन हार्मोन्स के रिसेप्टर डेड डैश पर वाक़ होते हैं, कहाँ पर वाक़ होते हैं? अरे 88 का आंसर क्या है उम्मे सलमा बेटा? बी, सेल सरफेस के ऊपर होते हैं, क्योंकि प्रोटीन कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके नहीं जा सकता, इसलिए इसका आंसर क्या है? बी, यानी सेल सरफेस के ऊपर प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, यानी ऐसे हार्मोन जिनका नेचर क्या है? प्रोटीन है, उनके लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल की सरफेस के ऊपर होते हैं। बैजे के निकल जाने के बाद ग्रेफियन फॉलिकल डेड डैश में तब्दील हो जाती है, किसमें तब्दील हो जाती है? 89, कार्पस लूटम, जो क्या प्रोड्यूस करता है बाद में? प्रोजेस्टेरॉन, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करने में हेल्प करता है। मंदरजा झैल में से कौन सा जोड़ा किसी हार्मोन की बीमारी से इसकी कमी की वजह से सही तौर पर मुमासिल है? कौन है उसकी बीमारी?
अगर उसकी डिफिशिएंसी हो जाए तो उससे बीमारी होती है। कौन है? अरे पैराथायराइड हार्मोन डायबिटीज इंसिपिडिस करवाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डायबिटीज मेलिटस में पढ़ा हुआ है हमने? नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है? वो ये पूछ रहे हैं कि एबी में नहीं ना, तस्मियाबाजी ऐसा मत बोलो ना आप, समथिंग एबी में लग रहा है, ऐसा हम नहीं बोलते ना। एग्जाम में अगर ऐसा कर दिए एबी में तो वो दोनों को भी कट कर देंगे आपको। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन मेंटेन करना, लेकिन चूंकि हमको ये बताना है कि अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी बीमारी होती है, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी? हाइपरग्लाइसेमिया। सी। ना बच्चों, अब अपने अपने मार्क को, कितने मार्क आप लोगों को मिल रहे हैं इसको आप पहले टैली करिए सब लोग। कितने आपके गलत आए, कितने आपके सही आए। जितने टोटल क्वेश्चन सही आए उनको 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अब नसीम आ रहा बेटा, मैंने आंसर की मैंने इसलिए नहीं भेजा है क्योंकि आज जितने बच्चों ने टेस्ट दिए वही बच्चे यहाँ पर ज्वाइन हैं। अब जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया तो उनका नुकसान है, क्योंकि उनको लगेगा कि सर की भेज देने वाले हैं, तो अब उनके लिए दिक्कत वाला मामला है। ठीक है, इसलिए नहीं दिया मैंने आंसर की। ठीक है, तो आंसर की मैं इसलिए नहीं शेयर करने वाला हूँ क्योंकि जिन लोगों ने टेस्ट दिया, जो लोग रेगुलर क्लास में आ रहे हैं वही आज भी हमारे साथ रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं काटते आती हमको, नेगेटिव मार्किंग। बाकी लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि अगर आइंदा से वो ऐसा करेंगे तो सर इस तरह से की वगैरह नहीं बताएंगे, इसलिए रेगुलर क्लास में आना जरूरी है। ठीक है। हाँ, निगेटिव मार्किंग में क्या करना है आपको? देखो, पॉजिटिव पहले क्या करिए, जितने मार्क आप लोगों को मिले हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, टोटल मार्क आ जाएंगे। फिर जितने क्वेश्चन गलत हुए, 10 गलत हुए, 12 गलत हुए, 8 गलत हुए, उनको आपको जितने टोटल मार्क मिले उनमें से सिर्फ माइनस कर दीजिए। जितने क्वेश्चन आपके गलत आए उनको आपके टोटल जो मार्क मिले उनमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो आपका टोटल मार्क जो आपको एग्जैक्टली मिले हैं निगेटिव मार्किंग के बाद वो आ जाएगा। जेबा को कहीं डाउट है? 11 नंबर का सवाल जी। दो मुत्तज़ाद अफराद यानी हेटेरोज़ाइगस है, उनके दरमियान में हमने क्या करवाया है? क्रॉसिंग करवाए। F1 जनरेशन में हासिल होने वाले खालिस होमोजाइगस, क्या पूछ रहा है वो? प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल। हाँ बेटा, प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल, परसेंटेज ऑफ प्योर होमो। बच्चों 11 का करेक्ट करिए। 11 का आंसर आएगा 25 यानी ए। In a monohybrid cross between two heterozygous individual, percentage of pure homozygous individual obtained in F1 generation। यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि दो चीज़ें समझना है, या ये खालिस होमोजाइगस प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन इन F1 जनरेशन विल बी, हाँ 25% डोमिनेंट वाला रहेगा और 25% होमोजाइगस रेसेसिव रहेगा। तो ये होमोजाइगस इंडिविजुअल की बात कर रहा है प्योर, तो होमोजाइगस डोमिनेंट वाले भी और होमोजाइगस रेसेसिव वाले भी, दोनों भी 25% रहेंगे। तो आंसर ए रहेगा इसका। 315 माशाल्लाह, उम्मे सलमा बहुत अच्छे। सर माशाल्लाह, हमको भी अभी वो कर देते हैं हम आपको। ओके, आप क्या करिए, सब लोग मेरे ग्रुप अपने ग्रुप पे अपडेट करते जाइए, जिनको जितने मार्क मिले ग्रुप में अपडेट करते जाइए। 12 का आंसर मैंने कहा ना, 12 का आंसर एंटी रायमन के अंदर फूलों के रंग की विरासत के लिए F2 नस्ल में फिनोटिपिक तनासुब क्या। देखो बच्चों, यहाँ पर एक बात याद रखो, ये जो एंटी रायमन एग्जाम्पल है किसकी है?
इनकम्प्लीट डोमिनेंस की है या कंप्लीट डोमिनेंस की है ना। तो अब एक चीज है कि अगर आपको कहीं ये याद नहीं आ रहा कि यार ये कहाँ की है, तो एक बात तो याद है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो या को डोमिनेंस हो या इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, दोनों में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो हमेशा 1:2:1 रहता है। ये आंख बंद करके आंसर याद रख लेना। और एंटी रायमन वाला जो एग्जाम्पल है डॉग फ्लावर वाला, वो हमने कहाँ पढ़ा? जवाब बेटे करना क्या है, आप क्या करिए, कैलकुलेट करिए आपको टोटल मार्क कितने मिल रहे हैं, वो जो आपके सही आए उससे जो टोटल मार्क आ रहे हैं वो, और वो जो टोटल मार्क आएंगे उसमें से आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए उतनों को माइनस कर देना है। पहले क्या करना है, जितने सही आए उनको मल्टीप्लाई करना है 4 से, जो आपको टोटल मार्क आएगा उस टोटल मार्क में से माइनस करना है, किसको करना है, वो क्वेश्चन जो गलत आए। तो किसी के 10 गलत आ सकते हैं, किसी के 12 गलत आ सकते हैं, किसी के 2 गलत आ सकते हैं, तो उसने टोटल जो मार्क उसको मिला है सही आंसर का उसमें से उतने माइनस कर देना है। समझा? 17 का डी है 54, का बी है ना खुदा, 67 अदीबा, स्टेच ऑफ नेक, उसने अपनी गर्दन बड़ी किया था इसलिए वो आंसर सही है डी। थ्री सिद्दीकी अब्दुल रहमान, यू कैरियर्स में नकल है, मैंने बताया था ना हेटेरोजेनस का। हेटेरोजेनस जो आरएनए होता है पॉलीमरेज टू आरएनए बनाने का, एमआरएनए बनेगा ना बाद में, वो हेटेरोजेनस जो आरएनए है वो बाद में क्या बनेगा, एमआरएनए। सिद्रा 40, मैंने बताया था ना ये कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, तो दो चीजें होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, एक तो होता है प्रोमोटर रीजन और दूसरा होता है टर्मिनेटर रीजन। 40 का आंसर क्या है, सी। 67 तो बताया बेटा मैंने, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये अभी बताया ना मैंने कि बार बार उसने क्या किया, मतलब हमने पढ़ा था कि जो लेमार्क था उसका कहना ये था कि यूज एंड डिसयूज, इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल की वजह से तब्दीली आती है, इवोल्यूशन होता है। तो वो जो छोटी गर्दन वाला नेक और छोटी गर्दन वाला जो था जिराफ, उसने क्या किया, बार बार अपनी गर्दन को खींचता रहा, यानी उसने अपनी गर्दन का क्या किया, इस्तेमाल किया। नतीजे में ये हो गया कि उसकी गर्दन क्या हो गई, फैल गई, यानी बढ़ गई। नसीम आ रहा, हमने कहा साल्टेशन, मैंने बताया था ये बहुत सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यानी एक सिंगल स्टेप में अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आती है, तगय्युर आता है, म्यूटेशन होता है, तो उसको कहा जाता है साल्टेशन। 68 का सॉल्टेशन बी। 75 आरएनए इंटरफेरेंस, आज ही पढ़े ना हमने सेल डिफेंस में, मैंने बताया था ना सेल्यूलर डिफेंस। शगुफ्ता बेटा सेल्यूलर डिफेंस कहा था मैंने, सेल्यूलर डिफेंस। देखिए जिसको किसी को नेटवर्क का इश्यू आया होगा तो आप लोग क्या करिए, उनको की शेयर करते जाइए अपने आपस में, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो कोशिश ये करिए कि जितनी भी की या क्वेश्चन वगैरह मैंने बताया, इनको घर पे और अच्छी तरह से एक बार क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आएगा। दूसरा काम ये करिए कि जो लास्ट 2 पेपर हुए हमारे, वो दोनों पेपर भी एक साथ स्टडी करिए, तो नतीजे में ये होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा
और ये चैप्टर के साथ उन चैप्टर्स की लिंक भी जुड़ जाएगी। थोड़ा सा वक्त आप एक्स्ट्रा देंगे, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। जी, व्हाट्सएप पे अपने अपने मार्क मुझको शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जी, खुदा का सवाल आया है दोबारा 29 का आंसर पूछ रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। 29 सी BCD। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह फिर कल सुबह में दोबारा मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिए।